तो ये है लेक्चर 9, दैट इज़ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड इससे पहले वाले में ख़त्म हो गया था, मोटर और जनरेटर दोनों। इसमें सेल्फ एक्साइटेड स्टार्ट हो रहा है और सेल्फ एक्साइटेड का पहला है दैट इज़ शंट ब्रांच, ठीक है। शंट में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं शंट जनरेटर, इसके बाद शंट मोटर आएगा, सब सीरीज़ में ही चलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ ऐसे करके। तो ये है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड कहने का मतलब क्या है कि टर्मिनल एक ही है, उसी टर्मिनल पे हम सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। अब ये जनरेटर है तो जनरेटर में ये क्या बन जाएगा, आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। अब जनरेटर में जब इसको रोटेट करेंगे तो देखो शंट का मतलब क्या होता है, शंट का मतलब होता है कि रोटर के कॉइल और स्टेटर के कॉइल में जो वाइंडिंग किया हुआ है वो वाइंडिंग का नेचर कैसा है, तो पैरेलल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट देखोगे तो ऐसे देखो, ये जनरेटर है, मतलब ये रोटर है, रोटर से जो करंट जनरेट होगा वो वाइंडिंग ऐसे किया गया है कि पैरेलली फील्ड में जा रहा है और पैरेलली लोड में भी जा रहा है, ठीक ना। तो वाइंडिंग का नेचर कैसा है, शंट, ठीक ना। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुआ शंट जनरेटर का कि वाइंडिंग ऐसा किया हुआ है कि जब विथ रेस्पेक्ट टू टर्मिनल वाइंडिंग ऐसा किया हुआ है कि रोटर और स्टेटर दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब मान लो इसी में मोटर रहता तो इधर से करंट फ्लो करता तो पैरेलली इधर भी करंट आता, फील्ड में भी जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है, शंट का मतलब समझ गए कि विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वाइंडिंग रोटर और स्टेटर का वाइंडिंग ऐसा किया गया है कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। अब रहा शंट जनरेटर का वर्किंग, तो वर्किंग क्या है, वर्किंग कुछ खास इसमें है नहीं, जो पहले पढ़े तो वही, दैट इज़ राइट हैंड रूल और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अब इसमें देख लो वर्किंग क्या है, तो जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाओगे तो देखो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ आता है दैट इज़ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मान लो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तुम्हारे स्टेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे नॉर्थ बना हुआ है, ठीक है, और जनरेटर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। तो हमें जानना है कि यहाँ पे कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो पाम रूल ले लो। पाम रूल में क्या है, ये थंब हो गया डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ इधर है और ऐसे तो इधर आउटवर्ड, ठीक है। कहने का मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शंट जनरेटर वर्किंग। इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो करंट इंड्यूस हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखो आई ए जो करंट है वही तुम्हारा आई एफ में भी जा रहा है, लोड में भी जा रहा है। तो आई ए इज इक्वल टू दिस, स्टेटर फ्लक्स इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। फील्ड करंट इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू वी अपॉन आर एफ। अब देखो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो चूँकि पैरेलल है तो ये वोल्टेज यहाँ पे भी अपीयर होगा। ये जो वोल्टेज है वो सिर्फ यहाँ का वोल्टेज है, ठीक है, सिर्फ जनरेटर के पास का, रोटर के पास का। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, तो V, ठीक है। ये V हो गया, इससे IF करंट गया तो RF रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो I क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसे हम लोग लिखते हैं जनरेटर में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक और फार्मूला होता है दैट इज K' फाई ओमेगा एम, दैट इज एज पर रोटेशन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है, और एक KVL से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला निकलता है। दूसरा आता है आर्मेचर पावर। आर्मेचर पावर क्या होता है कि ये जो आर्मेचर है यहाँ पे जो पावर डेवलप हुआ वो पावर जब यहाँ पे आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक ना। और ड्रॉप होने के बाद जो पावर यहाँ आएगा उसको बोलेंगे पावर ट्रांसफर, लोड पावर, ठीक है। तो आर्मेचर पावर वो पावर जो यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है। तो आर्मेचर पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब चूंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है, E A, तो E A इंटू आई तुम्हारा पावर हो जाएगा P A, ठीक है, वो हो गया। अब ये देखो पावर बैलेंस है दैट इज आर्मेचर पावर है, उसमें से तुम आर्मेचर पावर किसके बराबर है, तो लोड पावर। लोड पावर के बाद शंट फील्ड कॉपर लॉस के बराबर, मतलब ये भी इसी के अंदर है, और आर्मेचर कॉपर लॉस भी इसी का पावर पार्ट है, ठीक है। मतलब ये जो पावर जनरेट हो रहा है ये पावर किस किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे जो लॉस हुआ, इस वायर में जो लॉस हुआ, और इस लोड को फीड कर रहा है ये पावर। मतलब एक पावर इसको 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 तीनों को फीड कर रहा है, ठीक है। एक पावर तुम्हारा आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर तुम्हारा VIL हो गया। शंट फील्ड कॉपर लॉस, ये वाला में जो कॉपर लॉस होगा, क्योंकि ये भी तो वायर है तो इसमें जो कॉपर लॉस होगा उसको भी ये फीड कर रहा है। फिर आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर में जो वायर होगा और ये जो पूरा पाथ में वायर है उसको भी यही पावर फीड कर रहा है, ठीक है। ये पावर बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क
इज इक्वल टू के डैश फाई आई, ये जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे सेम है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, तो जनरेटर में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन लग रहा है हम लोग रोटर को उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन होगा उस डायरेक्शन में हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। तो रिपल्सन में होगा क्या, रिपल्सन में दोनों सेम मैग्नेटिक पोल्स है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो प्राइम मूवर के मदद से हम उसको रिपेलिंग फोर्स को ओवरकम करते हैं, इसमें जो हमारा टॉर्क लगता है उसी को बोलते हैं अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। और जब तुम्हारा प्राइम मूवर जनरेटर को रोटेट कर देता है तो अप्लाइड टॉर्क बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, तो रोटर और स्टेटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिपेल करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अप्लाइड टॉर्क होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अपोजिट होता है और इक्वल होता है, ठीक है। तब हमारा रोटर रोटेट कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को काउंटर टॉर्क कहते हैं। काउंटर टॉर्क क्यों कहते हैं, तो देखो लोड है, लोड करंट ड्रॉ कर रहा है। अब मान लो तुम्हारा लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ने से क्या होगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो इस बढ़े हुए करंट को सबसे पहले कौन एक्नॉलेज करेगा, तो सबसे पहले जैसे ही ये लोड करंट बढ़ेगा वैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ेगा और आर्मेचर करंट बढ़ने से सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को सेटिस्फाई कौन करेगा, लोड, दैट इज आर्मेचर प्राइम मूवर का अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्राइम मूवर और अपना एनर्जी को बढ़ाएगा जिसके कारण ये अब बढ़ा हुआ टॉर्क को सेटिस्फाई कर सके, ठीक ना। तो अप्लाइड टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, जैसे ही लोड चेंज करेगा तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज कौन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसीलिए इसको हम लोग काउंटर टॉर्क भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि जनरेटर को रोटेट करा है और हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होना ज़रूरी है स्टार्टिंग के टाइम। अगर मैग्नेटिज्म नहीं होगा या फिर चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंडीशन फॉर वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर। कहने का मतलब जनरेटर है, तुमने उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, अब टर्मिनल पे वोल्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा उसका 4 ठो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सम रेसिडुअल फ्लक्स इनसाइड द कोर। कहने का मतलब रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है, तो स्टेटर वाइंडिंग पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी होना चाहिए स्टार्टिंग के समय, तभी जाके तुम्हारा ये जो डीसी मशीन है वो जनरेटर की तरह बिहेव कर पाएगा अगर तुम रोटर घुमाते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है और तुमने प्राइम मूवर लगा के रोटर घुमाने लगा तो कोई भी ईएमएफ तुम्हारा जनरेटर के टर्मिनल पे इंड्यूस होगा ही नहीं। कहने का मतलब कोई वोल्टेज तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है, ये आगे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो कि रेसिडुअल फ्लक्स 0 है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग फील्ड फ्लैशिंग करते हैं। फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है, तो बेसिकली जो डीसी मशीन, देखो डीसी मशीन तुम्हारा सेम मशीन होता है जिसको तुम जनरेटर और मोटर दोनों तरह ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, डीसी जनरेटर को आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक बैटरी कनेक्ट कर देना है और इसे एज अ मोटर यूज़ करना है थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो करेगा और चूंकि शंट नेचर में वाइंडिंग किया हुआ है तो एक ही करंट फील्ड में भी जाएगा, रोटर में भी जाएगा, रोटर घूमने लग जाएगा और फील्ड तुम्हारा फ्लक्स बना देगा, सॉरी फील्ड में फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जब फील्ड में फ्लक्स आ गया तो हमें इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है और जनरेटर को उसी डायरेक्शन में रोटेट कर देना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फील्ड फ्लैशिंग किए हैं, बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो किया, ये देखो करंट ऐसे गया और यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल मतलब थंब ऊपर मतलब साउथ नीचे, थंब ऊपर कहने का मतलब ऊपर नॉर्थ बन रहा होगा तो नीचे साउथ। स्टेटर का फ्लक्स तो रोटर के लिए होता है, तो यहाँ से नीचे हमें देखना है, तो यहाँ पे साउथ बन गया और यहाँ पे देखो कर्ल रूल थंब ऊपर मतलब नॉर्थ, ठीक है। तो एज पर वाइंडिंग नॉर्थ बन गया और सिमिलरली अब नॉर्थ बन गया है और यहाँ से देखो करंट गया इसमें गया, इसमें इंटर किया तो इसमें क्रॉस, इसमें डॉट, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड पाम रूल अगर यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन डायरेक्शन में मोटर घूमेगा, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश फील्ड।
फ्लैश फील्ड क्यों? क्योंकि बैटरी लगा है और यहाँ पे फील्ड आ गया, ठीक है। अब ये जो फील्ड है इसको फ्लैश फील्ड बोलेंगे और इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जनरेटर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, बैटरी हटा दिए और जनरेटर को दो केस, पहला क्लॉकवाइज रोटेट किया, ठीक है। तो देखो क्लॉकवाइज रोटेट करने से क्या होगा, अब देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो स्टेटर पे हमारा कौन सा फील्ड है, फ्लैश फील्ड, दैट इज़ ब्लू कलर से जो लिखे हैं वो फ्लैश फील्ड, ठीक है। ये बड़ा स्टेट, बड़ा साउथ, ये बड़ा नॉर्थ, ये फ्लैश फील्ड है, ठीक है। अब तुमने जनरेटर को रोटेट किया तो यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, तो जनरेटर को जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स कटिंग होगा और फ्लक्स कटिंग होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तब देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अब हमें जानना है कि यहाँ पे कौन सा करंट इंड्यूस हो रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ देखो साउथ है, साउथ मतलब ऐसे, और क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसा सीन हो गया, मतलब 4 फिंगर मेरे चेहरे की ओर, मतलब डॉट, मतलब यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। तो अब डॉट आया तो देखो यहाँ से करंट बाहर आया और यहाँ पे लोड को मिल गया, ठीक है। लोड, अब जनरेटर का टर्मिनल कौन डिसाइड करता है, लोड डिसाइड करता है, ठीक है। तो लोड को यहाँ से करंट आते हुए दिखा तो ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटर में कौन सा करंट जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट निकला, अब ये देखो डॉट मतलब क्या होता है, डॉट मतलब आउटवर्ड करंट, मतलब यही करंट है जो मशीन से बाहरी दुनिया की तरफ आएगा। तो यहाँ से आया और फिर यहाँ पे चूँकि पैरेलल है तो स्टेटर में चला गया। अब देखो स्टेटर में गया तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन हुआ, यहाँ से अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर मतलब नीचे, मतलब नॉर्थ नीचे बन रहा है। तो कहने का मतलब ये जो जनरेटर करंट है ये यहाँ पे साउथ बना है, क्यों, क्योंकि इसका नॉर्थ नीचे बन रहा है, हमें ऊपर देखना है, तो यहाँ पे साउथ बन गया। अब देखो फ्लैश फील्ड यहाँ पे नॉर्थ था, मतलब ये जो फ्लैशिंग की, फ्लैशिंग क्यों की, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था ही नहीं। अब बिना मैग्नेटिज्म का अगर तुम रोटर घुमा दोगे तो हवा में रोटर घुमाने से तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, तो यहाँ पे फ्लैशिंग किए, फ्लैशिंग से ये पोल आया और जब जनरेटर को हम रोटेट कराए, रोटर को रोटेट कराए विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो यहाँ पे अपोजिट फील्ड बनने लगा। तो जब जनरेटर ऐसे में रन करेगा ना तो क्या होगा, धीरे धीरे ये फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा और चूंकि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये वीक होते जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे का सेम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा और कैंसिल करके जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब जो तुम्हारा पहला स्टेट था दैट इज़ रेसिडुअल फ्लक्स मतलब फ्लक्स जीरो होने का, वो तुम्हारा जनरेटर चलते चलते यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये कंडक्टर हवा में रोटेट कर रहा है, तब तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, इसीलिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन गलत हो गया। मतलब फ्लैशिंग किए हो, मतलब इस नेचर का फ्लैशिंग के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखते हैं जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा के, ठीक है। तो फिर से वही, ये तुम्हारा फ्लैश फील्ड है जो कि यहाँ पे था, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। अब जनरेटर को एंटी क्लॉकवाइज और हमें ईएमएफ इंड्यूस का पता करना है। तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें फैराडे प्लस लेंज लॉ मिला हुआ है, ठीक है। तो जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसका डायरेक्शन चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लैश फील्ड क्या है, साउथ, ठीक है। तो साउथ हम ऐसे रिसीव करते हैं और थंब क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये क्या है, दूर जाते हुए, मतलब क्रॉस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब करंट यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है। अगर ये क्रॉस है तो ये डॉट है, ये डॉट है, इसका मतलब यहाँ से करंट बाहरी दुनिया में एग्जिट करेगा, तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे बाहरी दुनिया में आ गया। अब लोड को यहाँ से करंट आते हुए दिखेगा तो लोड के लिए पॉजिटिव, ठीक है। साथ ही साथ ये जो करंट ऐसे निकला वो इधर फील्ड में गया और इधर बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर मतलब थंब ऊपर, मतलब नॉर्थ ऊपर, मतलब साउथ नीचे, तो यहाँ पे क्या बन गया, साउथ। मतलब जनरेटर एक्शन के करने के दौरान यहाँ पे जो फ्लक्स बना वो फ्लैश फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कहने का अभी ये क्या है, फ्लैश फील्ड है क्या, फ्लैश फील्ड तो तुम्हारा टेम्प्रेरी पर्पस था, यहाँ पे बैटरी लगा के तुमने बैटरी हटा दिया और जो मैग्नेटिज्म बना वो थोड़ा देर के लिए इसमें बस गया, परमानेंट नहीं है। तो जैसे ही तुमने ये चीज़ किया और जनरेटर को मतलब रोटर को प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट करने लगा तो जनरेटर जो फ्लक्स बनाया वो पुराने वाले फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि सेम फील्ड है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जनरेटर जब रोटेट करेगा तो इसका आर्मेचर करंट बढ़ते जाएगा और ये अपना रेटेड तक चला जाएगा, तो तुम्हारा पावर बढ़ने लगेगा और तुम्हारा लोड को वोल्टेज मिलने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब जनरेटर के टर्मिनल्स पे वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
ये पूरा कहानी है फ्लैशिंग का। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो फ्लैशिंग के दौरान टर्मिनल पे जो पोलैरिटी आता है वही सेम पोलैरिटी तुम्हारा जनरेटर एक्शन में भी बनना चाहिए, तब तुम आंख बंद करके बस बोल दो कि सही फ्लैश किया गया है। ठीक है, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस पोलैरिटी देख लो। फ्लैशिंग के दौरान टर्मिनल पे जो पोलैरिटी है जनरेटर एक्शन में भी वही पोलैरिटी होना चाहिए। अब देखो मोटरिंग में ये लोड होता है, जबकि जनरेटर में जो टर्मिनल बनता है वो विथ रिस्पेक्ट टू लोड हम लोग देखते हैं, तो उसका बस ख्याल रखना। ठीक है, दूसरी बात क्लॉकवाइज सॉरी यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज था, इससे भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पहला कंडीशन, सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब उसके बाद आता है करेक्ट कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग विथ आर्मेचर वाइंडिंग फॉर अ गिवन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सच दैट फील्ड फ्लक्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स। ये क्या था, सेम चीज़ था, दैट इज़ तुम फ्लैशिंग करने के बाद जनरेटर को इस डायरेक्शन में घुमाओ कि नया जो फ्लक्स बन रहा है वो रेसिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होता है, दैट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फॉर गिवन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब फील्ड रेजिस्टेंस और क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ये जो कंडीशन है ये तुम्हारा वैसा शंट जनरेटर के लिए है जिसमें एक्साइटेशन को कंट्रोल करने का प्रोविज़न दिया रहता है, दैट इज़ फील्ड करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके तुम एक्साइटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक्साइटेशन को कंट्रोल क्यों करते हैं, बेसिकली स्पीड कंट्रोल मतलब पावर कंट्रोल के लिए जनरेटर में। ठीक है, तो ये कंडीशन सब पे लागू नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जो IF मतलब तुम्हारा फील्ड करंट जो होता है वहाँ पे एक रियोस्टैट लगा रहता है और इसका इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा होता है कि कुछ रेजिस्टेंस जा रहा है और सारा रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस कंसिडर किया गया है, बाकी सब रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेन क्या एक चीज़ करना है, तो इसमें क्या है, थर्ड कंडीशन में तुम मान लो कि अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे है और ये डायरेक्ट करंट तुम्हारा इसमें जा रहा है। ठीक है, तो अब समझो होगा क्या, हम लोग इसमें जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन सर्किट रखते हैं। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ क्या कि प्राइम मूवर से रेटेड RPM पे रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, अब समझो होगा क्या, जैसे ही तुम इसको रेटेड RPM पे रोटेट कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, और इसमें हाँ तीसरा कंडीशन क्या है कि इसमें रेसिडुअल फ्लक्स है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स मौजूद है तो फ्लक्स कटिंग होगा और EMF इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब चूंकि लोड में कुछ करंट जा नहीं रहा है तो ये सारा करंट किस में आएगा, फील्ड में आएगा। ठीक है, और फील्ड में आएगा तो इसका फील्ड कहाँ जाएगा, तो बेसिकली इसमें जाएगा। अब ये RF क्या है, तो RF क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी में, तो वो जो कन्वर्जन हो रहा है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, दैट इज़ ओम्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, तो यही करंट आ रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है। ठीक है, तो कोर का जितना मैग्नेटिक हैंडलिंग कैपेसिटी होगा उतना फ्लक्स ये बना देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये करंट बेसिकली ड्रॉ करेगा, मतलब डिमांड करेगा यहाँ से। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि वोल्टेज वो स्पेसिफिक मेंटेन करके रखता है, लेकिन करंट का कोई लिमिट नहीं है, लोड जितना करंट चाहेगा उतना करंट ये देते जाएगा। तो ये वाला पार्ट अभी एज अ लोड बिहेव कर रहा है, तो ये जितना करंट मांगेगा, कितना मांगेगा, तो जितना कोर का मैग्नेटिक हैंडलिंग कैपेसिटी है, मतलब स्टेटर तुम्हारा मेटेलिक पार्ट है, वो मेटल एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक एनर्जी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो उतना ये डिमांड करेगा और जैसे ही वो पहुंच जाएगा ये डिमांड करना छोड़ देगा और उसके बाद तुम्हारा जनरेटर में फर्दर और इंक्रीज़ नहीं होगा EMF में, उसी EMF पे जनरेटर चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग दिखाए हैं इस डायग्राम से। इसमें क्या है, फील्ड करंट और इसमें क्या है, EMF। ठीक है, तो शुरू में चूँकि रेसिडुअल फ्लक्स है तो जीरो फील्ड करंट, मतलब जनरेटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन EMF यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, इतना एरिया को क्या रिप्रेजेंट करोगे, देखो ये जो चीज़ है स्लोप क्या होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और वो होगा क्या, दैट इज़ वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो स्लोप है ये हमें रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है,
अब इस वाले चीज़ को देखो तो इसमें क्या हो रहा है, जीरो करंट पे इतना वोल्टेज है, कहने का मतलब यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज आएगा। इसको दूसरी तरह से देखो कि करंट नहीं है लेकिन वोल्टेज है, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। तो इतना दूरी को हम लोग, और ऐसा किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस में होता है, दैट इज़ वोल्टेज लीड्स करंट। तो इतना जो दूरी है इसको हम लोग ड्रॉप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कौन सा ड्रॉप, ये रेजिस्टिव ड्रॉप नहीं है, तो कौन सा है, इंडक्टिव ड्रॉप। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंडक्टिव ड्रॉप हो गया। अब जैसे तुमने जनरेटर स्टार्ट किया, जनरेटर का स्टार्ट किया और ये सब करंट क्या है, तो जनरेटर जब स्टार्ट हो रहा है तो कम मतलब ग्रेजुअली अपना रेटेड वैल्यू पे पहुंचेगा ना, एकाएक तो रेटेड पे पहुंच नहीं जाएगा। तो ये ग्रेजुअल पोजीशन है। मान लो एक स्पेसिफिक फील्ड करंट ये, दूसरा फील्ड करंट ये, तीसरा फील्ड करंट ये। तो मान लो स्टार्ट हुआ और जस्ट हमने एक फील्ड करंट पे वोल्टेज नापा, ठीक है। तो इस फील्ड करंट पे सबसे पहले कौन सा ग्राफ हमें देखना है, ये पेंसिल वाला RF1, ठीक है। तो सबसे पहले इस फील्ड करंट पे हमारा EMF कहाँ गया, कायदे से EMF को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन चूंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है तो IF1 पे हमारा EMF यहाँ पे गया, ठीक है। IF2 पे हमारा EMF यहाँ पे गया, IF3 पे हमारा EMF कहाँ गया, यहाँ पे गया, ठीक है। देखो कायदे से IF2 पे कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये देखो डॉटेड लाइन से दिखाया है कि यहाँ से बढ़ के वो यहाँ इस EMF पे पहुँच, मतलब इस करंट पे तुम्हें ये वाला EMF मिल रहा है। अगर वोल्ट मीटर जाके नापोगे तो इतना करंट पे तुम्हें यहाँ पे EMF मिल रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इनिशियल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, ठीक है। तो ऐसे करके सारे इंस्टेंट पे देखो तो करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव ड्रॉप। क्यों, क्योंकि ये जो है इंडक्टिव फेनोमेना बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये सारे EMF को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन तुम्हारा जो है यही तुम्हारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक ना। तो ये बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा है, तो ये ब्लैक लाइन तुम्हें ये बता रहा है कि वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे रेटेड वोल्टेज तुम्हारा ये पहुंच गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको समझो। दूसरा केस क्या है, अभी क्या समझे कि ये नहीं था, पूरा का पूरा फील्ड करंट तुम्हारा मैग्नेटिक एनर्जी बना रहा था, जनरेटर रेटेड पे चल रहा था और ये जितना करंट डिमांड करना था इस फील्ड को उतना डिमांड करके ये अपना रेटेड फ्लक्स बना लिया और रेटेड वोल्टेज तक चला गया, ठीक है। जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल्स पे रेटेड वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब दूसरा सीन क्या है कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के पूरा फुल रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है। तो फुल रेजिस्टेंस करने से होगा क्या, अब तुम समझो कि ये जो वायर है फील्ड करंट, इस वायर का एक स्पेसिफिक करंट का कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करता है, तो करंट के फ्लो को रोक देता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये हम लोग फील्ड के पास लगाते हैं, ठीक है। तो जो करंट इसमें जा रहा था उसको ये ब्लॉक कर दिया, फील्ड अब उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं पा रहा है। अब ये क्या करेगा, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कहने का मतलब इसका जितना मैग्नेटिक हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये करंट डिमांड करेगा और ये कायदे से सप्लाई करेगा। लेकिन भाई ये जो वायर है इसका उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि इतना रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करंट फ्लो कर सके, समझे। तो ये जो डिमांड करेगा पावर, ये सप्लाई करना चाहेगा, करेगा भी, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब फील्ड जो है रुक गया, अब इंक्रीज़ ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है और ये फील्ड करंट को फ्लो ही नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो इसी कारण फील्ड हमारा बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब जनरेटर है, जनरेटर सप्लाई करना भी चाह रहा है लेकिन फील्ड हमारा नहीं बढ़ रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि तुम रेटेड RPM पे घुमा दिए लेकिन तुम्हारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग नहीं हो रहा है और फील्ड स्ट्रांग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे EMF इंडक्शन भी रुक गया। क्यों, क्योंकि फील्ड जो है ये डिमांड करता तभी तो इसका EMF बढ़ते जाता। ये डिमांड करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, तो फील्ड तुम्हारा रुक गया। फील्ड रुक गया तो EMF इंडक्शन प्रोसेस भी रुक गया, EMF रुक गया तो करंट भी रुक गया। तो टर्मिनल पे तुम्हारा रेटेड वोल्टेज कभी अपीयर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये इसका ये चीज़ हो गया समझने वाला चीज़। तो उसी को ये चीज़ हम बताएं, दैट इज़ अगर ये अगर सेम रेटेड स्पीड पे हम रोटेट कराएं, ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, हमारा EMF कभी इंड्यूस ही नहीं होगा। देखो इसमें EMF इंड्यूस हो ही नहीं रहा है, ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज तुम्हारा लोड टर्मिनल पे कभी आएगा ही नहीं। वही तो हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशन में, दैट इज़ फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तुम्हारा काला वाला क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं फील्ड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहता है कि फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस तुम्हारा एक रेटेड आरपीएम के लिए ये लाइन है। अब इसके लिए तुम फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो कम रखो, मतलब इस क्रिटिकल से अगर हम कम रखते हैं, इधर कहीं रखते हैं, मान लो R4 कर दिए। ठीक है, R4 क्या है अब देखो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है हर आरपीएम का अलग होता है, ठीक ना। तो मान लो किसी ये पोजीशन पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस था, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर बढ़ा देते हैं, हम इधर कर देते हैं, तो हमारा लोड टर्मिनल पे कभी रेटेड वोल्टेज आएगा ही नहीं। ठीक है, और अगर क्रिटिकल से कम रखते हैं तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। अब दूसरी बात क्या है, पिंक लाइन क्या है, तो पिंक लाइन कोई दूसरा आरपीएम है। ठीक है, मान लो हम इसको रेटेड पे नहीं नचा रहे हैं, हम रेटेड से कम पे नचा रहे हैं, तो उस समय क्रिटिकल बदल जाएगा। दैट इज़ ये वाला नया पिंक लाइन, ये क्रिटिकल है, तो कम आरपीएम पे घुमा रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना होगा कि किस वैल्यू पे क्रिटिकल आ रहा है, ताकि उससे हम कम रखें। ठीक है, तो उससे कम एक वैल्यू रखें, दैट इज़ R4, तो R4 पे तुम्हारा वोल्टेज बिल्डअप हो गया। ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस, कि अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर तुम रियोस्टेट से अप्लाई कर दिए तो वोल्टेज बिल्डअप कभी नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम करोगे तभी वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, यही है, दैट इज़ RF दैट इज़ क्रिटिकल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन, सॉरी RF क्या है, RF तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल वैल्यू फॉर द गिवन स्पीड ऑफ रोटेशन एंड रोटेशन स्पीड शुड बी मोर देन क्रिटिकल स्पीड। कहने का मतलब हर स्पीड का एक क्रिटिकल वैल्यू होगा। ठीक है, और उस आरपीएम पे तुम्हें पता करना होगा कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है। अब देखो हर आरपीएम पे क्रिटिकल वैल्यू तुमको डिज़ाइनर बता नहीं सकता, मतलब जो जनरेटर बनाया है वो हर आरपीएम के लिए क्रिटिकल वैल्यू नहीं बता सकता है। इसीलिए हमारा यूजुअल प्रैक्टिस क्या होता है कि शंट जनरेटर को हमेशा रेटेड वैल्यू पे नचाते हैं, और चूँकि डेली यूज़ में हमें पता रहता है कि क्रिटिकल वैल्यू ये है, तो इससे कम ही एक्साइटेशन रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल केस हो गया, क्या है कि एक्साइटेशन कंट्रोल सभी में होता नहीं है, प्रैक्टिकली ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या, कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब जनरेटर का पैरामीटर्स को स्टडी करना और कंपेयर करना, सो दैट हमें ये पता चल सके कि कितना तरह का लोड हम इसके थ्रू नचा सकते हैं और कितना तरह का लोड में हम वेरिएशन ला सकते हैं, मतलब लोड इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिकल डायग्राम हो गया ये ईएमएफ इंड्यूस करंट है वगैरह वगैरह सब। तो इसमें क्या है, अब आता है लोड करंट। तो लोड करंट इज इक्वल टू V/RL, सिंपल, ये वोल्टेज है, ये तुम्हारा RL है, तो I क्या हो जाएगा, V/R, सिंपल। IA इज इक्वल टू लोड करंट प्लस IF, ये सारा इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जब हम इसमें वेरिएशन लाते हैं तब क्या चेंज होता है। मान लो तुम लोड रेजिस्टेंस को घटा दिए, ठीक है, तो जैसे ही तुम लोड को घटाओगे तो होगा क्या, करंट बढ़ जाएगा। कैसे, मतलब करंट किस तरह से बढ़ेगा, तो इसको तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से समझो कि लोड इतना करंट डिमांड कर रहा था, सडनली लोड घटा दिए तो करंट तो वही है, लेकिन चूंकि लोड अब छोटा हो गया तो इसके लिए ये करंट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है ना एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझो कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम लोग लोड चेंज कर दिए, और एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या क्या चेंजेस होगा। तो तुम अभी लोड चेंज किए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो ये चीज़ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम लोड चेंज करोगे तो बेसिकली जनरेटर अपना प्राइम मूवर के द्वारा इस लोड को, मतलब सारा वैल्यूज़ को चेंज करेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तुम समझो कि लोड को तुम चेंज कर दिया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या क्या चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा है। तो जैसे ही तुमने लोड को डिक्रीज़ किया तो इसके रेस्पेक्ट में ये करंट बढ़ गया। ठीक है, दैट इज़ ये करंट बढ़ गया, कौन सा लॉ,
V इज इक्वल टू आई आर वाले लॉ से आ गया, ठीक है। अब आई ए इज इक्वल टू इसका सम होता है, तो लोड करंट बढ़ा तो आर्मेचर करंट बढ़ा। अब उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे अगर आई ए बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है, ठीक ना। तुम जैसे ही लोड चेंज करोगे, लोड को डिक्रीज करोगे, तो ये अपना रोटेशन वगैरह को कंट्रोल करके फिर लोड करंट को घटा लेगा। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि लोड को जैसे ही हटाए हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या क्या चीज़ें हमें दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चीज़ हो गया, दैट इज़ टर्मिनल वोल्टेज भी घट गया। अब टर्मिनल वोल्टेज घटा तो इधर आ जाओ फील्ड वाले में, ये चूँकि V है तो यहाँ पे भी दोनों पॉइंट पे क्या आएगा, V आएगा। तो कहने का मतलब इधर इज इक्वल टू इधर V इज इक्वल टू आई आर फॉलो हो रहा है, तो V चूँकि घटा तो फील्ड करंट भी घट गया, ठीक है। फील्ड करंट घटा तो फ्लक्स घट गया, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब चूँकि फ्लक्स घटा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी घट गया, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही घटा तो फिर से तुम ये वाला इक्वेशन देख लो, यहाँ पे क्या था, करंट इंक्रीज हुआ था ये, और यहाँ पे करंट इंक्रीज होने से वोल्टेज घटा था। अब नया सीन क्या है, ईएमएफ घट गया, ठीक है। तो ये पहले था करंट बढ़ा था और ये घट रहा है, तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि वोल्टेज डबल टाइम्स डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब यहाँ तो 1:1 के रेशियो में डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब वाला सीन क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि लोड को डिक्रीज़ किया, मतलब लोड का पावर को घटा दिया। तो क्या हुआ कि लोड को तुमने घटा दिया तो सबसे पहले वोल्टेज 2-3 गुना से घट गया, और वोल्टेज जब 2-3 गुना से घट गया तो लोड करंट भी तुम्हारा बढ़ गया, ठीक है। तो इसको समझो, वोल्टेज का घटना, टर्मिनल वोल्टेज का घटना मतलब वोल्टेज का शॉर्ट सर्किट होना, सॉरी दोनों टर्मिनल का एक ही वोल्टेज हो जाना। कहने का मतलब मान लो यहाँ पे 220 है, वोल्टेज सडन घट गया तो घटते घटते कहाँ चला जाएगा, 0। अगर दोनों टर्मिनल का वोल्टेज 0 हो गया तो मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट में कितना क्या होता है, इनफाइनाइट करंट होता है। कहने का मतलब करंट बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, इनफाइनाइट करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब कॉइल जल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें इस वाले जनरेटर, शंट जनरेटर में अगर तुम लोड को घटा देते हो तुरंत ज़्यादा वैल्यू से तो आग लग जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बाहरी चीज़ जो हमें दिख रहा है, मतलब बाहर हमें दो टर्मिनल दिखता है, तो VA/IL अगर बनाते हैं, ये VA हो गया, ये लोड करंट हो गया, ठीक है। तो अगर लोड करंट, ये देखो लोड करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज। ब्लू लाइन क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तुमने लोड को घटाया था, लोड को घटाने से क्या होता, लोड करंट बढ़ा था। तो देखो लोड करंट बढ़ा था और साथ ही साथ वोल्टेज क्या हुआ था, वोल्टेज देखो बहुत ही हाई रेशियो में डिक्रीज हुआ था, ठीक है। तो ये देखो लोड करंट बढ़ रहा है, इधर ये तुम्हारा एक्सेस में लोड करंट है, लोड करंट बढ़ रहा है और वोल्टेज घट रहा है। एक पॉइंट के बाद वोल्टेज में सडन डिक्रीज आया, समझे, और फिर कुछ ऐसा ग्राफ बना। अगर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, दैट इज़ ईएमएफ वर्सेस लोड करंट, तो ये कुछ ऐसा जाता है और ऐसे आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईएमएफ भी घटा था, देखो, ठीक ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोड करंट को यहाँ से यहाँ तक वैरी होने दें तो हमारा जनरेटर सही से काम करेगा। लेकिन जैसे ही इस वाले पॉइंट से ज़्यादा अगर लोड करंट बढ़ता है तो बहुत ही डेंजरस है, समझे। ओवरऑल कंक्लूज़न क्या है कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है डे टू डे लाइफ में। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू का लोड अगर हम कनेक्ट करते हैं तभी उस पर जनरेटर सही से चलता है। अगर हम लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जनरेटर रुक जाएगा, ठीक है, ये जो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर लोड को घटाएंगे तो लोड करंट बढ़ेगा और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल केस हुआ कि लोड को घटाने से डेंजरस हो रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। लेकिन इसका एक चीज़ है कि ये कांस्टेंट करंट डिलीवर करता है, मतलब कांस्टेंट करंट अगर तुम इसे डिलीवर कराओगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। तो आर्क वेल्डिंग में इसका यूज़ होता है।